नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। अलीगढ़ में 7 साल पहले हुई 2 लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को फांसी और 1 आरोपी का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो लोगों की हत्या 2015 में हुई थी थाना देलीगेट के अंदर, एक नौसे और एक चंदा, जो एक शादी समारोह में गए हुए थे। ये 6 लोगों ने उनके नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई थी, जिसमें 5 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है और एक को आजीवन कारावास। जो एक वकील हैं गयासुद्दीन, उनको फांसी आजीवन कारावास है, बाकी सबको फांसी की सज़ा दी गई है। लगातार अलग अलग विभाग सीएम योगी के सामने 100 दिन की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आज सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने सीएम योगी के सामने अपने विभाग का 100 दिन का विजन पेश किया। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतें मिल रही हैं। विभाग इसका तत्काल संज्ञान ले। गर्मी में बिजली कटौती के लोगों को होने वाली परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंचाई विभाग की बैठक के दौरान सीएम ने बाढ़ परियोजनाओं को लेकर समीक्षा की और कहा कि मानसून आने से पहले बाढ़ राहत से जुड़े सारी की परियोजनाएं पूरी कर लें। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले जिन विश्वविद्यालयों को शिलान्यास किया गया, उनका जल्द निर्माण पूरा किया जाए। विभाग के में ये तय हुआ है कि जो 3 विश्वविद्यालय हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में और सहारनपुर में, उन तीनों की भौतिक स्थिति क्या है, उनके भवनों का निर्माण में क्या प्रगति है, अपेक्षित हुई है कि नहीं, उसकी सबकी समीक्षा हुई है और उसमें तेज गति लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लाउड स्पीकर से अजान के मुद्दे पर देश भर में अब सियासत हो रही है। सीएम योगी ने सभी धर्मों के लोगों से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दे चुके हैं। अब धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने को लेकर गृह विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सभी थानाध्यक्षों से 30 अप्रैल तक जिले की रिपोर्ट मांगी है। लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों पर 30 अप्रैल के बाद कार्रवाई होगी। ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीजों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए हैं, उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आजम की नाराजगी की खबर जब से सामने आई है, तब से दूसरी पार्टी के नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। उन्होंने आजम को जेल में भगवत गीता भी दी। इस दौरान उन्होंने आजम की तबीयत को लेकर चिंता भी जताई। आज तक उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनकी जो हालत है मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उन्हें श्रीमद् भगवत गीता भेंट की। उन्होंने गीता को स्वीकार किया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि अदालत के फैसले के बाद वो जल्दी बाहर आएंगे। मैं आज उनसे मिला हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी बाहर आएंगे। क्योंकि वो बाहर आएंगे तो भारत की सियासत में परिवर्तन होगा। दरअसल आजम ने रविवार को समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया था, जबकि 22 अप्रैल को आजम ने शिवपाल यादव से मुलाकात की थी। सोमवार को आजम कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से भी मिले। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम पूरी तरह से बगावत के मूड में हैं। आजम को AIMIM की ओर से पार्टी में शामिल होने की पेशकश भी की जा चुकी है। वहीं अखिलेश यादव भी आजम के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आजम खान की नाराजगी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चौतरफा निशाने पर हैं। बीजेपी ने भी अखिलेश यादव को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन से आजम खान का मुलाकात न करना और 24 घंटे के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से दिल खोलकर मिलने के बाद से यूपी में सियासत शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी में आजम खान के भविष्य और भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी है कहाँ? अब तो परिवारवाद भी नहीं बचा ना। अपर्णा चली गई, शिवपाल नाराज है, आजम खान नाराज है, तो समाजवादी पार्टी तो बची नहीं, अखिलेशवादी पार्टी बची है। अब अखिलेश जो चाहे वो होगा।
एक तो संवैधानिक होता है कि संविधान में जो है उसके तहत काम किया जाता है। अब जब अकेला आदमी फैसला लेता है तो यही हाल होता है। निरंजन ज्योति ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब अखिलेशवादी बन गई है, इसके चलते परिवार के लोग भी उनसे नाराज हैं। ये समाजवादी पार्टी के अंदर का मामला है। अब उन्हीं के अंदर से आवाज उठ रही तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है भाई? तुम अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हो, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हो, तो दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हो? गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने निजी बैंक पर ताला लगा दिया। विधायक का आरोप है कि बैंक की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के नाम पर 2000 की रिश्वत मांगी जाती है, जिससे जरूरतमंदों को काफी परेशानी होती है। विधायक ने साफ किया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटकाने वाले अधिकारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गोरखपुर मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में एटीएस को सौंप दिया गया। मुर्तजा को लखनऊ में एटीएस एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एटीएस के अनुरोध को मानकर मुर्तजा की 7 दिन की पुलिस रिमांड सौंप दी। धारा बढ़ाने के बाद से एटीएस उत्तर प्रदेश ने मुर्तजा को यहाँ लखनऊ लाया है तथा यहाँ के कोर्ट में पेश किया, जो कि हमारे एटीएस की कोर्ट है, और 26 तारीख से 7 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड स्वीकृत कराई है। माना जा रहा है कि मुर्तजा से एटीएस उससे आतंकी कनेक्शन के संबंध में और गहन पूछताछ करेगी। मुर्तजा के आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी संपर्क सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने अफसरों को सतर्कता दिखाते हुए अफसरों को मास्क अनिवार्य करने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों का असर दिल्ली से सटे यूपी के जिलों में भी दिख रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के कुल 210 नए केस सामने आए, जिनमें से 120 मरीज केवल नोएडा में संक्रमित मिले। वहीं दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है, जहां 49 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। प्रदेश भर में कोरोना के कुल 1277 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जिन जिलों में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, वहां पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। कोरोना एक बार फिर से लौटता दिख रहा है। स्कूलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ के एक स्कूल के 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती दिखाई दे रही है। स्कूलों में बच्चों के मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों के अंदर बच्चों के टेबल और कुर्सी को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्कूलों के गेट पर हैंड सैनिटाइजर भी रख दिए गए हैं, जिससे बच्चे सैनिटाइज होकर ही स्कूल में एंट्री कर सके। स्कूल प्रशासन भी कई एहतियात बरत रहा है। इवन क्लासरूम के अंदर, बाहर, टॉयलेट्स, जितनी भी एरिया, वरांडा, सीढ़ियाँ, सब में हम लोग सैनिटाइज करते हैं और सैनिटाइज करके उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। बच्चों को हम मैंडेटरी देखते हैं कि मास्क पहन के रखना है। इवन हमारे सारे स्टाफ जो है वो मास्क पहन के रखते हैं। नहीं होता है हमारे पास स्टॉक में मास्क रहते हैं, वो मास्क हम अपनी तरफ से देते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ स्कूलों में बच्चों के मास्क जरूरी हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल के ही कुछ कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग सख्ती से मास्क को पालन करने के लिए हर स्कूल को बराबर इस बात के लिए ये नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन अभी तक स्कूलों का रवैया काफी ढिलमुल नजर आ रहा है। कईयों ने मास्क को अपना तो लिया है, लेकिन कईयों पर अभी भी सख्ती होनी बाकी दिखाई दे रही है। बागपत में भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यशपाल तोमर बागपत का कुख्यात अपराधी है। पुलिस ने आज उसकी 1 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया। प्रशासन ने 18 बीघा खेती की जमीन और गांव के 2 प्लॉट और मकान कुर्क किए। डीएम हरिद्वार के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। के आदेश के अनुपालन में ग्राम बरवाला में 336, खतार नंबर 324 और खतार नंबर 334 कुल भूमि लगभग 12.66 अनुमान 90 लाख रुपए को पूर्ण किया गया है और इसके तहसीलदार महोदय प्रशासन गाँव में भी उसके प्लॉट 2 प्लॉट में उनकी भी कार्रवाई की गई है, वो भी पूर्ण की गई है।
अपराधी यशपाल पर धोखाधड़ी कर जमीन कब्जाने और अपराध के जरिए संपत्ति बनाने का आरोप है। एसटीएफ ने यशपाल तोमर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। नोएडा पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चोरी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश कर 20 से ज्यादा गाड़ियों को बरामद किया है। नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 24 दोपहिया वाहन, 1 लोडर और बाइकों के इंजन बरामद किए। बेसिकली ये सभी लोग एक गैंग बना करके और वो सिस्टमैटिक तरीके से गाड़ी उठवाते थे, एक जगह इकट्ठा किया जाता था, उसके बाद एक गोडाउन में जाकर उसको पीसेस में कट किया जाता था, उसके बाद फिर उसको डिस्पोज किया जाता था। तो ये पूरे गैंग का हम लोगों ने एक तरह से पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है। दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी करने के बाद चोरी हुए वाहनों को अमरोहा भेजा जाता था। अमरोहा से ये वाहन इकट्ठा होकर दिल्ली के मायापुरी भेजे जाते थे। दिल्ली के मायापुरी में ये सभी वाहन काटकर इनके पार्ट्स बेचने का काम लंबे वक्त से किया जा रहा था। जालौन में चेकिंग अभियान के दौरान बिजली विभाग के जेई और उनकी टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर जालौन में बिजली विभाग विशेष सघन अभियान चला रहा था। इसके तहत अवैध रूप से बिजली के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उरई कोतवाली क्षेत्र के बरहा में जेई राहुल साहू ने कई ग्रामीणों को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। बिजली के केबल और उपकरण जब्त करने के बाद वो वापस दफ्तर लौट रहे थे, तभी ग्रामीणों को हमला करके उनसे कागजात छीनकर फाड़ दिए गए। चोरी पकड़िया है और चोरी पकड़ के जैसे हम लोग वापस आ रहे थे गाड़ी में बैठ करके बिजली घर वापस जा रहा था, तो तकदीर है उनके साथ कुछ और लोग भी थे, उन्होंने वापस गाड़ी रोक ली और गाड़ी के दरवाजे में हाथ पैर मारने लगे, लाठी मारने लगे। मुझे बाहर खींचा गाड़ी से और मेरे साथ मारपीट की, मेरी कॉलर खींची और अभद्रता की, गाली गलौज की। कोतवाली उरई में बरहा गाँव है। जेई साहब ने अभी थाने में मुझे सूचना मिली कि एक एप्लीकेशन दी है। जब वो वहाँ चेकिंग करने गए थे तो गांव के कुछ 3-4 लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, तो इंस्पेक्टर साहब को निर्देश दिया कि मौके पे जाके जांच करना। कार के शोरूम में चारों ओर धुआं ही धुआं था। आग की लपटें पूरे शोरूम को घेरे हुए थीं और 5वीं मंजिल पर 5 जिंदगियां मदद के इंतजार में थीं। सीढ़ियों से होते हुए नीचे से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक मशीन के सहारे 5 लोगों के रेस्क्यू को शुरू किया, लेकिन ऊंचाई इस रेस्क्यू में आड़े आ रही थी। फायर फाइटर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को बचाना भी था और दूसरे लोगों का सही सलामत रेस्क्यू करना था। छत पर मदद के इंतजार में खड़े लोगों को एक एक कर हाइड्रोलिक मशीन के सहारे नीचे उतारा गया। जब सभी 5 लोग नीचे उतर गए तो फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी राहत की सांस ली। पता चला है कि क्योंकि आग बड़ी है, कुछ लोग फंसे हैं, तो हम लोग साइमल्टेनियसली गंज फायर स्टेशन और चौक फायर स्टेशन से भी गाड़ियों को मौके पर रवाना की है। दरअसल लखनऊ में चिन्हट इलाके में दोपहर करीब 12 बजे एक कार शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम से धुआं और आग की लपटें निकलती देख हड़कंप मच गया। वहीं ऊपर की मंजिल में 5 लोग फंस गए। इस हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर तो गरज ही रहा था, अब रोड रोलर को भी पुलिस ने मैदान में उतार दिया है। जो रोड रोलर सड़क को समतल बनाता है, वो अब शराब को भी जड़ से मिटा रहा है। शाहजहांपुर में बुलडोजर माफिया की नींद उड़ा रहा है, तो छापेमारी और चेकिंग के दौरान पकड़ी गई अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस को बुलडोजर की जरूरत पड़ रही है। मामला सदर बाजार इलाके का है, जहां मालखाने में रखी गई 6000 लीटर से ज्यादा की शराब पर रोड रोलर चलाया गया। कोतवाली की मालखाने में शराब पिछले 5 सालों से बंद थी, जिसकी बदबू से पुलिसकर्मी काफी परेशान थे। इस शराब को नष्ट करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसके बाद हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। 2017-2021 के बीच के जो मामले थे, उनसे संबंधित जो माल था, यहाँ स्टोर था और उसको न्यायालय की अनुमति से नष्ट करने का आदेश प्राप्त किया गया था और उसको सवाईनगर चौकी के सामने नष्ट किया गया है। ये कुल नष्ट किए गए जो अवैध देसी शराब थी, उसकी 6132 लीटर थी और उसको नष्ट करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर शाहजहांपुर के कटरा इलाके में पुलिस ने 10,000 की नामी बदमाश शानू को गिरफ्तार किया। शानू लंबे समय से गैंगस्टर में वांटेड था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कटरा इलाके में बदमाश की घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। शानू के खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं।
कहते हैं अवैध संबंध हमेशा बर्बादी लाते हैं। बरेली में भी इन संबंधों ने एक घर का चिराग छीन लिया तो कई जिंदगियां तबाह कर डाली। भांजे ने अपने मामा का कत्ल कर दिया। घटना बारादरी के श्यामगंज की है, जहां 4 दिन पहले एक ट्रक मैकेनिक का शव सुलभ शौचालय से बरामद किया गया था। पुलिस ने जब हत्या की जांच पड़ताल की तो सबसे पहले शक ट्रक मैकेनिक के करीबियों पर गया, जिसके बाद पुलिस ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो 4 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने ट्रक मैकेनिक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया। ऊपर लेटे हुए थे खाना खा के, तो करीब 2:30-3 बजे का किस्सा आई है। किसी ने इनको ऊपर हमला कर दिया। किससे हमला करा है? पेचकसों से मारा। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस हैरान रह गई। दरअसल हत्यारे भांजे का अपनी छोटी मामी के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर मामा और भांजे में आए दिन तकरार रहती थी। हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ और भांजे ने पेचकस से गोदकर मामा की हत्या कर दी। राजीव का अपनी मामी के साथ अवैध संबंध हो गया था और इसकी जानकारी जो है, जो मृतक है नन्हे को थी। अक्सर इस बात को लेकर नन्हे और राजीव में लड़ाई हुआ करते थे। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके संदेहित जो पेचकस है और जो उसके खून से लगे हुए शर्ट है उसको भी बरामद कर लिया गया है। 5 साल पहले जिसने जमाने से लड़कर घर से भागकर शादी की थी, सरकारी नौकरी लगने के बाद वही उसका कातिल बन बैठा और उसने अपनी बीवी को न केवल मार डाला बल्कि घर के पास ही उसका शव दफना दिया। इश्क और कत्ल की यह खौफनाक कहानी बहराइच के दरगाह इलाके की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जहां उसने अपनी पत्नी का शव दफनाया था, उस कब्र को खोदकर शव भी बरामद कर लिया है। सूचना दी कि 5 वर्ष पहले इनकी बहन हिमांशी की शादी जो कि लव मैरिज किया था, उसने पवन गुप्ता सना स्वर्गीय शीतल प्रसाद जो भी नवागाड़ी के रहने वाले हैं, इनके साथ इनकी लव मैरिज हुई थी और 2018 में ये सरकारी नौकरी में इनका चयन हुआ था। तब से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। दरअसल 2017 में एक ही मोहल्ले में रहने वाली हिमांशी और पवन ने घर से भागकर शादी की थी। जिस दौरान शादी की थी तब पवन बेरोजगार था, लेकिन साल 2018 में उसकी टीचर की सरकारी नौकरी लग गई। तब से पवन के दिल में लालच इस कदर बढ़ गया कि वो हिमांशी को आए दिन पीटने लगा और दहेज की मांग करने लगा। जब हिमांशी ने दहेज लाने से साफ मना कर दिया, तब पवन ने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 19 तारीख को मैं उनके घर गया पवन के, तो उन्होंने कहा कि मानसी यहाँ पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के वहाँ भाग गई है। यहाँ घर और गुस्सा उस्सा होके साड़ी वाड़ी जला के ऐसे बोला, साड़ी वाड़ी जलाई थी और वो भाग गई अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो हमने कहा बात की, तभी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहीं बगल में हमने गाड़ दिया है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। ट्रस्ट की मंशा दिसंबर 2023 तक मंदिर के गर्भगृह को तैयार करने की है, जहां पर रामलला को विराजमान किया जा सके। लेकिन कार्यदायी संस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती राम मंदिर की बुनियाद को सरयू की जलधारा से बचाने की है, जिसको लेकर एक रिटेनिंग वॉल मंदिर के दक्षिणी हिस्से में बनाई जा रही है, जिसके लिए जमीन के 12 फीट नीचे से रिटेनिंग वॉल को उठाया जा रहा है। इसको इतना मजबूत रखा जाएगा कि कभी भविष्य में यदि सरयू की जलधारा राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जमीन के नीचे से मूव करती है तो फिर मंदिर की बुनियाद को वो डिस्टर्ब न कर पाए। प्लिंथ का निर्माण भी तेजी के साथ किया जा रहा है। अगस्त तक प्लिंथ का काम पूरा करने की उम्मीद है। 21 फीट ऊंची प्लिंथ 7 चरणों में बनकर तैयार होनी है। मंदिर के गर्भगृह की तरफ से पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम शुरू किया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जाएंगे। लेयर गर्भगृह के तरफ से पूरी हो गई है, दूसरी लेयर का काम प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। समय के अंतर्गत हम जिस गर्भगृह एरिया के पर मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ करने वाले हैं, जुलाई लास्ट तक उसको पूरा कर लेंगे।